हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। पता है मुझे कि लास्ट वाली क्लास और इस वाली क्लास में बहुत टाइम डिफरेंस हो गया। कोई नहीं, आगे से नहीं होगा और अब हम लगातार अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और अभी तक अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं की है तो चालू कर दो, क्योंकि अगर अभी भी आप आलस में हैं कि हम कर लेंगे तो नहीं, ये 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है और इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास आपको याद होगी कि हमने कहां तक किया था। उसमें हमने HCF और LCM वाले फैक्टराइजेशन सीख लिए थे और उसमें हमने क्या सीखा था, फंडामेंटल थ्योरम जो हमारी अरिथमेटिक वाली थी वो हमने कर ली थी, ठीक है ना। आज उसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी थ्योरम दी गई हमें क्या है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। क्या मान लीजिए कि P क्या है, आपका प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि P किसको डिवाइड करे, ए स्क्वायर को डिवाइड करे, देन P डिवाइड ए, तो P ए को डिवाइड करता है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये एक थ्योरम दी गई है, इसमें आपको प्रूफ करना क्या है कि यदि कोई एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे, जैसे P डिवाइड कर रहा है किसको, P डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो उसी के स्क्वायर रूट को वही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। यही तो दिया गया थ्योरम में। क्या है देखो, लेट P बी अ प्राइम नंबर। मान लीजिए कि P क्या है, प्राइम नंबर है, और इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और P क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये आपसे कहा गया। देन P डिवाइड्स ए, तो P भी क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा, ठीक है। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ए क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। ये एक स्पेसिफिक बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है। अब आपसे कहा गया है कि P क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, और P किसको डिवाइड कर रहा है कि यानी ए स्क्वायर को P डिवाइड करेगा। ये आपसे कहा गया कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा। तो जब ए स्क्वायर को P डिवाइड करेगा तो आपसे कहा गया है कि इसी नंबर का स्क्वायर रूट, किसका, इसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए होगा, उसे भी कौन डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा। ये आपसे कहा गया और ये आपको प्रूफ करना है। अब कैसे होगा वो चीज हम देखते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए तो हमें दिया गया क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करते हैं कि ए के पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, ए के क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या माना कि a इक्वल टू क्या होगा, P1, P2, P3, P4, P5, P6 डॉट 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 Pn। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आया? कोई टेंशन नहीं है, हम खड़े हैं ना, हम सब बताएंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या कहा कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, यानी जो भी प्राइम नंबर है वो क्या माने जाएंगे, P माने जाएंगे। अब देखो सभी प्राइम नंबर को तो P नहीं मान सकता मैं, तो मैंने क्या कहा कि मैंने मान लिया कि A क्या है, A के प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, तो पहला वाला नंबर जो हो गया वो P1 हो गया, अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या हो गया, P2 हो गया, P3, P4, P5, P6 और कहां तक जाएगा, Pn तक, क्योंकि मुझे ना तो नंबर पता है कि नंबर कौन सा है, तो ना ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना। तो जो एज्यूम जो हम करेंगे, जो हम चीज मानेंगे, तो उसे इसी तरीके से माना जाएगा कि वो स्टार्टिंग 1 से होगी और कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट तक मतलब कौन हो गया, n तक हो गया। अब n की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये मान लिया कि a इक्वल टू क्या हो गया, P1, P2, P3, P4, P5
और डॉट 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 पी एन, ठीक है ना। अब ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गया। अच्छा, फैक्टराइजेशन में एक गलती होगी, देखो क्या गलती हुई वो देखो, इन्हें ऐसे लिखना था P1 मल्टीप्लाई P2, क्योंकि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, हमने तो इनके वो निकाल दिया, तो P3 P4 सॉरी मल्टीप्लाई P5 मल्टीप्लाई P6 डॉट 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 मल्टीप्लाई Pn, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ए का, ठीक है ना। अब आपसे स्टार्टिंग में कहा गया है क्या कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को P डिवाइड करता है, तो हमने क्या किया कि सर पहले इसका स्क्वायर कर देते, तो मैंने किया स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड में मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो बोथ साइड में स्क्वायर क्या होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई P4 डॉट 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 मल्टीप्लाई Pn, फिर मल्टीप्लाई P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई P4 मल्टीप्लाई डॉट 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 Pn, ठीक है, कोई दिक्कत। इन दोनों का स्क्वायर किया, यानी दोनों को दो दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं क्या पर ए स्क्वायर इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई P4 डॉट 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 Pn की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज देखो, अब एक चीज समझते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि लेट P अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हमें ये गिवन है कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब P हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इन गिवन P इज डिवाइड ए स्क्वायर, P क्या कर रहा है, या फिर इसको ऐसे इस तरीके से लिखो कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय P, यानी ए स्क्वायर जो है वो P से डिविजिबल है, यहां तक कोई दिक्कत। ये हमें दिया गया है, तो ये गिवन था हमारा, तो हमने लिख लिया। अब आपको पिछली क्लास में याद होगा, क्या याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने एक चीज लिखाया था, एक बात बताई थी, क्या बताया था कि क्या बताया था मैंने कि इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, याद है, कुछ याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या था, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, तो हमने उसमें भी ये कहा था कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कोई भी प्राइम नंबर किसी के भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि अगर मैं मान लूं कि मैंने ले लिया, चलो 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, ठीक है। अब 144 जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है, तो अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 12 होगा, तो 12 भी क्या होगा तुम्हारा 2 से डिविजिबल है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, जैसे मैंने लिया कि मैंने ले लिया सर 6 लिया, ठीक है, क्या लिया 6 ले लिया, ठीक है। अब 6 मैंने जो लिया, अब इसका स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी सर 36 अगर 2 से डिविजिबल है कि क्या कि सर 36 2 से अगर डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 6 तो वो भी क्या होगा
2 से डिविजिबल होगा, ये 100% है। समझ में आया ना। जैसे मैं एक और लेता हूं, जैसे मैंने मान लो मैंने लिया 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब मैंने कहा कि सर 81 3 से डिविजिबल हो, 2 से जोड़ी थोड़ी ना, प्राइम नंबर चाहिए ना, पी क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। तो सर 9 का स्क्वायर कितना है सर 81 है, और 81 सर हमारा 3 से डिविजिबल है सर, ठीक है। डिवाइड करने पर कितना आएगा 27 आएगा। तो सर इसका स्क्वायर रूट यानी 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9 होगा सर। तो 9 भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा, और 3 इसका आंसर। समझ में आया ना क्या, कि सर कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। समझ में आया। जैसे देखो समझो एक चीज फिर से समझो, जैसे मान लो मैंने 25 लिखा, 25 तो स्क्वायर किसका है सर 5 का। अगर ये 5 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है, तो 25 5 से डिविजिबल है, 5 आंसर आएगा। तो सर इसका स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा सर 5 होगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। सॉरी यहां पर कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया ना। तो ये हमने तुम्हें अर्थमेटिक में प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब मैंने सिखाया था कि जब किसी एक नंबर का प्राइम नंबर उसको स्क्वायर को डिविजिबल करता है, तो हम लिख सकते हैं इन फंडामेंटल थ्योरम क्या, कि P इज डिवाइड बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया, कि P नहीं ए स्क्वायर इज डिवाइड बाय P, P से डिविजिबल होगा ए हमारा ए स्क्वायर। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P, होगा ना कि ए भी क्या होगा तुम्हारा P से डिविजिबल होगा, कंफर्म है। अब इन कंपेरिजन, क्योंकि अब अगर इन दोनों का कंपेरिजन करें, इन दोनों का कंपेरिजन करें तो हमारा क्या होगा, देन P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए, ये कंफर्म है। क्या होगा कि देन P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए, यानी कंफर्म है कि ए के जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे वो क्या होगा, उनमें से कोई ना कोई एक P होगा, ये कंफर्म है, होगा ना। तो सो P इज वन इन द प्राइम फैक्टर of a square and also, अच्छा ये ऊपर लिख लिया मैंने पहले कि P वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a, तो अब ये भी होगा कि P क्या होगा हमारा a स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टर होगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। क्योंकि अगर a का प्राइम फैक्टर P है तो a स्क्वायर का भी कोई प्राइम फैक्टर P होगा। देन तो अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करें कि जो हमने a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, तो P इज वन इन द P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डॉट 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 P होगा ना। क्योंकि जब हमने ए के फैक्टर निकाले, हमने जो ए के प्राइम फैक्टर निकाले वो क्या था हमारा P1 P2 P3, फिर हमने इनका स्क्वायर किया था तो हमारे पास 2 स्क्वायर आ गए थे। तो जब हमने ये वाली थ्योरम को यूज किया तो यहां पर क्या था कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, तो जब स्क्वायर उसका P से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा P से डिविजिबल होगा, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P,
ठीक है ना। तो ए क्या है हमारा, पी से डिविजिबल है, और ए स्क्वायर भी क्या है, पी से डिविजिबल है। तो जब हमने कंपेरिजन किया तो ए क्या होगा, दोनों के प्राइम फैक्टर में से होगा। पी क्या होगा हमारा, दोनों के प्राइम फैक्टर में से होगा। ये कंफर्म समझ में आया ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि जब हमने, एक चीज देखो फिर से समझो, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मैंने ले लिया नंबर मान लो 64 लिया, ठीक है 64 लिया, 64 को मैंने डिवाइड किया सर 4 से। 4 तो हमारा प्राइम नंबर ही नहीं है, मैंने 2 से डिवाइड किया सर, ठीक है। अब सर 64 को मैंने 2 से डिवाइड किया, अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा सर। तो 8 भी 2 से डिविजिबल होगा, है ना। अगर मैं 64 के फैक्टर करता हूं, 64 के फैक्टर करूं, कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 6 फैक्टर हो गया। तो ये 64 का हो गया। अगर मैं यही 8 के फैक्टर निकालूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो मैंने क्या बताया अभी कि सर जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हो गए उसमें से पी उसका एक प्राइम फैक्टर होगा, जी कंफर्म है। ऐसे ही इसके स्क्वायर रूट यानी ए का जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें भी सर पी इसका एक प्राइम फैक्टर होगा, जी कंफर्म। पी हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 देखो हमारा यहाँ पर भी आ रहा है सर और यहाँ पर भी आ रहा है। समझ में आया ना। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि अगर ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर ये हो गए तो उनमें से सर कंफर्म है कि ए का प्राइम फैक्टर जो होगा उसमें से एक पी होगा, तो ए स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर क्या होगा, उनमें से एक पी होगा। तो जब दोनों का कंपेरिजन किया तो P इज वन इन द P1 P2 P3 डॉट डॉट P, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जब तुम्हारा P किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका स्क्वायर रूट भी P से डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगला कौन सा हमारा, इसके बाद अगला हमारा कि अगला क्या है, जैसे इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन हमारा देखो क्या, कि √2 इज इरेशनल। सॉरी, √2 क्या हमारा इरेशनल है। ये हमारा √2 है। अब आपको बताना है कि √2 तुम्हारा इरेशनल क्यों है ना। इससे पहले वाली थ्योरम समझ में आ गई ना। अब उसी के बेसिस पे यानी उसी का यूज करते हुए हमारे ये थ्योरम हम प्रूफ करेंगे कि √2 हमारा इरेशनल क्यों है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ पहले, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मैंने इसको टॉस किया, तो टॉस अगर मैं करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर हेड नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर अगर मैंने टॉस किया तो सर टेल आएगा, तो टेल कैसे आएगा, कैसे आएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं कि सर टेल, अगर मैंने कहा मैंने टॉस किया, मैंने पूछा बेटा क्या आया, तो तुमने बोला सर टेल आया, और दूसरे ने बोला सर कि सर हेड नहीं आया। दोनों बात सही है। पहले वाले ने डायरेक्ट आंसर दिया कि सर टेल आया, कि जो आंसर आया सर वो सीधा सीधा था, सर टेल आ गया। और दूसरे वाले ने क्या किया, घुमा के कहा कि सर हेड नहीं आया। हेड नहीं आया तो मतलब कौन आया, टेल आया। यानी जब कभी भी किसी भी कंडीशन की दो, यानी किसी भी सिचुएशन की दो कंडीशन होती हैं, तो उनमें से अगर मुझे एक को प्रूफ करना हो तो कैसे निकालेंगे कि ये कंफर्म कर दो सर दूसरा नहीं होगा, तो अपने आप बचा हुआ क्या होगा, पहला वाला होगा। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था रियल नंबर से, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, पहला रियल, दूसरा इमेजिनरी। अब रियल में भी कौन कौन सा होता है कि पहला रेशनल और इरेशनल। यानी मैंने बताया था तुम्हें कि रियल नंबर जो होता है हमारा, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सर रेशनल, क्या होता है कि एक होता है रेशनल और एक होता है सर इरेशनल। यही ना। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना हो कि √2 तुम्हारा सर
इरेशनल है। तो मैं क्या करूं कि मैं सर ये प्रूफ कर दूंगा कि सर √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, तो बचा क्या हमारा रेशनल नंबर। समझ में आया ना कि जब कभी भी एक सिचुएशन की दो कंडीशन हो तो तुम्हें एक को प्रूफ करना हो तो दूसरी को क्या करो सर, तो एक प्रूफ कर दो सर, दूसरी नहीं होगी तो बची हुई क्या ये वाली होगी, ठीक है ना। तो हम यही उसमें प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि सर √2 हमारा जो है वो क्या है कि सर √2 हमारा रेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया कि लेट एज्यूम √2 इज रेशनल नंबर। √2 क्या है, रेशनल है। अब आपको पता है कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सके और q क्या ना हो हमारा 0 ना हो, तो वो क्या होगा हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो लेट एज्यूम √2 इज रेशनल, सो इन p एंड q, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, सो √2 इक्वल टू a/b, p/q मानना चाहो, a/b मानना चाहो, जो भी मानना चाहो वो अपने ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। ए एंड बी क्या है, को-प्राइम है। अच्छा को-प्राइम जानते हैं क्या होता है, सही बताया कि को-प्राइम नंबर उसे बोलते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना है, केवल 1 आए। समझ में आया ना कि ऐसे दो नंबर कि सर उनका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा कि वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर। अब हम यहां से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहां से क्या करूं कि बी को मैं इधर ले जाऊं, तो मैंने लिया √2b इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं करता हूं दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। तो स्क्वायर किया मैंने, क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई b² इक्वल टू a², यानी 2b² इक्वल टू a²। यहां तक कोई दिक्कत, इसे मैंने एक इक्वेशन दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। मैंने लिखा कि 2b² इक्वल टू a², यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको याद होगा जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला क्या था, सॉरी क्या था उसमें कि अगर कोई भी नंबर किसी स्क्वायर के, यानी कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिविजिबल करता है, देखो यहां पर क्या है कि 2b² इक्वल टू a², इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि सर इनके जो फैक्टर आएंगे वो इनके फैक्टर होंगे, या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये नंबर इसे डिविजिबल करेगा और सर ये नंबर इसे डिविजिबल करेगा, दोनों का इक्वल में है, तो मतलब तो यही हुआ ना। अगर मैंने लिखा कि 14 इक्वल टू 14 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 14 और 14 दोनों इक्वल इसलिए हैं कि या तो इनके दोनों के फैक्टर सेम है, और या फिर ये बोल सकता हूं कि ये इसको डिविजिबल कर सकता है और ये इसको डिविजिबल कर सकता है। या मैं ऐसे लिखूं कि a इक्वल टू बी लिखा, मैंने a इक्वल टू क्या लिखा, b लिखा। अब a इक्वल टू बी मतलब क्या होगा सर कि a की जो वैल्यू होगी वो सर b की वैल्यू होगी, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। और ये भी बोल सकता हूं कि सर a के जो फैक्टर होंगे वो ही क्या होंगे, b के फैक्टर होंगे, ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि सर a की वैल्यू b की वैल्यू अगर सेम है तो a के जो फैक्टर होंगे वो b की वैल्यू b के भी फैक्टर होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने यही किया। तो हमने अभी पता था कि अभी हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है हमने अभी,
तो फिर से लिख देता हूं, क्या हो गया 2b² इक्वल टू a², इक्वेशन बन देता। तो मैंने अभी पढ़ा था कि सर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब क्या होगा सर, 2 किसको डिविजल करेगा सर, a² को डिविजल करेगा, ये कंफर्म, ठीक है। सो a² इज डिविजिबल बाय 2, कंफर्म है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना कि सर a² जो है वो 2 से डिविजिबल है, ये बात सही है, यहां अब तक कोई दिक्कत नहीं है सर कि दोनों डिविजिबल हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सर a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्या है कि a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। कि सर जी मैंने अभी पढ़ा था, जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, तो क्या था कि a² इज डिविजिबल बाय 2, यानी कोई भी एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिविजिबल करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी वो नंबर डिविजिबल करेगा। देखो मैंने अभी ये लिखा कि a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो a भी जो होगा वो पक्का 2 से डिविजिबल होगा, ये कंफर्म है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज देखो, अब यहां पर लिख लिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c, लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं सर, देखो समझो, एक चीज को समझो कि अगर मैंने कहा कि 18 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 18 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब डिविजिबल क्यों है, इसलिए डिविजिबल है सर क्योंकि 18 के जो फैक्टर आएंगे सर उसके अंदर 2 होगा, ये कंफर्म है, होगा ना। 18 के जो फैक्टर होंगे वो 2 से, मतलब 18 के जो फैक्टर होंगे वो उसके अंदर क्या होगा सर 2 होगा, ये कंफर्म है। तभी तो कोई चीज किसी डिविजिबल होती है, अगर वो चीज उससे डिविजिबल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर यानी जो नंबर हमारा है उसके अंदर जब हम फैक्टर करेंगे तो वो नंबर उसके अंदर होगा, ये कंफर्म है, तभी वो उससे डिविजिबल है। तो अगर मैं 2 से 18 के डिवाइड करता हूं तो मैं बोल सकता हूं सर 2 तो उसके अंदर होगा पक्का पक्का, लेकिन इसके साथ और भी नंबर हो सकते हैं, वो मुझे पता नहीं, यही है ना। तो जब मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको क्या मान लिया, c मान लिया, मैंने लिखा कि a इक्वल टू 2c और वेयर c इज एन इंटीजर, और c क्या है हमारा, इंटीजर, ठीक है, c हमारा कोई भी इंटीजर है वो हमने मान लिया। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हमने क्या कर लिया था कि दोनों को a और b के अपॉन में कर लिया, तो जहां से b को इधर लाए √2b इक्वल टू a हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, और यहां पर हुआ 2b² इक्वल टू a², तो मैंने लिखा कि a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और a इक्वल टू 2c हो गया, वेयर c इज एन इंटीजर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे थोड़ा जगह कर ले। अब देखो, अब एक a इक्वल टू 2c हो गया, तो पुट, अब ये वैल्यू कहां पे पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, कर दी सर, तो 2b² इक्वल टू क्या हो गया 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि a² था तो a² की जगह मैंने 2c रखा, तो 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो गया। अब तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 2b का स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर, आता कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 2 से मैंने 4 डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा हमारा b² इक्वल टू 2c का स्क्वायर, कोई सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्या किया हमने,
कि a इक्वल टू 2c जो था वो इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया, तो पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू यहां पर पुट की, तो 2b का स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, स्क्वायर बोल दिया, तो 2b का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, c का स्क्वायर कितना होगा c स्क्वायर। तो यहां से 2 से 4 डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज देखो, जो कंडीशन हमारी यहां पर बनी थी, ये वाले इक्वेशन में बनी थी, वही कंडीशन यहां पर बन रही है, बन रही है ना, वही कंडीशन यहां पर बन रही है। क्या कि सर यहां पर था कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और यहां पर क्या है सर कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, सेम कंडीशन है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया था कि a स्क्वायर जो होगा वो सर 2 से डिविजिबल होगा, तो यहां पर भी क्या क्या होगा सर कि b स्क्वायर भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने लिखा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके साथ क्या होगा सर, एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्या होगा कि सर b भी 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ये तो पता क्यों होगा, क्योंकि हमने इससे पहले थ्योरम में यही प्रूफ किया था, ठीक है। तो जब सर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी हमारा b स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर भी a क्या हमारा सर 2 से डिविजिबल है, और a भी क्या हो जाएगा सर 2 से डिविजिबल, कोई दिक्कत। अगर हम दोनों चीजों को कंपेरिजन करें अगर हम दोनों को कंपेरिजन करें, तो दोनों को जब हम कंपेरिजन कर रहे हैं सर, तो क्या हो रहा है सर, मुझे कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। अगर मैंने तुमसे कहा कि 14 जो है, या मैं ऐसे कहूं कि मैंने लिखा 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, और 42 जो है वो भी 7 से डिविजिबल है। अगर मैं ऐसे कहूं कि 14 7 से डिविजिबल है और 42 भी 7 से डिविजिबल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर 14 और 42 का कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 7 है। कॉमन फैक्टर समझ में आया ना, क्योंकि 14 7 से डिविजिबल हो रहा है और 42 भी 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो दोनों नंबर जब उन दोनों के डिविजिबल हैं तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि a सर 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा सर, 2 आ जाएगा। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 2, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या आ गया सर, 2 आ गया। अब कॉमन फैक्टर 2 आया मतलब क्या हुआ कि कॉमन फैक्टर सर अगर 2 आया है तो ये सर HCF हो सकता है, बताओ। जैसे अगर मैंने कहा कि सर 14 7 से डिविजिबल है और सर 49 भी 7 से डिविजिबल है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर जो इस दोनों का कॉमन फैक्टर जो आया है 7, वो क्या है, इनका HCF हो सकता है। अगर इनका ये HCF है और हमने यहां पर लिखा है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, तो सर ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर ये a और b को मैंने को प्राइम नंबर माना, क्योंकि को प्राइम नंबर उन्हें बोलते हैं कि जिनका HCF कितना है 1 है, और सर हमारा तो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और ये दोनों चीजें तो गलत हो रही। अब जब हमारी दो चीजें गलत हो रही हैं, यानी हमने एक चीज माना जब दूसरी सॉल्व की तो वो भी गलत आ रही, तो गलत क्यों हो रही है, गलत इसलिए हो रही हैं क्योंकि सर हमने जो चीज मानी थी वो चीज ही गलत है, समझ में आया ना। क्योंकि हमने जो चीज एज्यूम किया था, जो जिसको हमने माना था वही हमारा मानना गलत हुआ, यानी वही हमने एज्यूम करना हमारा गलत हुआ, तो सर हमारा रिजल्ट भी गलत आया। तो हम लिख सकते हैं सो द कॉन्ट्राडिक्शन arisen
was arisen होगा, was arisen because our assumption is wrong. Our assumption was wrong, then root 2 is irrational. समझ में आया क्या सर? कि हमने जिस चीज को एज्यूम किया था, यानी जिस चीज को हमने माना था, वो सर हमारा गलत था। क्यों? क्योंकि सर मैंने स्टार्टिंग में माना था कि सर ए एंड बी क्या हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए, और हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है सर कि ए एंड बी को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, यानी उनका HCF कितना आता है, 1 आता है, और यहाँ पर हमारा HCF कितना आ रहा है, सर 2 आ रहा है। तो यानी ये दोनों चीजें हमारी गलत हो गई। तो हमारा गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जिस चीज को माना था, ये चीज हमने जो मानी थी कि रूट 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो वो चीज हमारी गलत है। तो हमने लिखा था द कॉन्ट्राडिक्शन वाज अराइजन बिकॉज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, यानी जो हमने चीज मानी थी वो रॉन्ग है। तो जब एक चीज, जब मैंने बताया था अभी कि जब एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, वो होगी। तो उस वाली बात याद है ना कि अगर मैंने कहा कि सर हेड नहीं आया, तो हेड नहीं आया मतलब क्या हुआ, टेल आया होगा। तो अगर मैंने कहा कि सर ये अगर तुम्हारा रूट 2 सर रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, रूट 2 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतनी रखते हैं। अगर आज आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो और पूछ लो मुझसे कि सर मुझे ये परेशानी है, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और बहुत बेहतरीन लेवल पर लेकर जाएंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए। और आप अपना साथ कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है ना? तो वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए, नहीं है तब भी कमेंट करके बताइए सर वीडियो कैसा था। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड बाय।